हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में। तो राजस्थान जीके के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जिसको हम अपन एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है राजस्थान का परिचय। आप कोई भी सिलेबस देखते हैं उसके अंदर आप देखते होंगे कि उसके अंदर राजस्थान की उत्पत्ति या उसका स्थिति और विस्तार, ये सबसे पहला टॉपिक मेन रहने वाला होता है। तो उसी को अपन आज पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो राजस्थान के परिचय के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं, जिसमें से हैं पहला है राजस्थान की उत्पत्ति, जैसे कि नामकरण, उसकी स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान के संभाग व जिले, पड़ोसी राज्य एवं पड़ोसी देश, और उसकी ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थल व उनकी वर्तमान स्थिति। मतलब राजस्थान पहले से स्थित था और उसके जो ऐतिहासिक नाम थे, स्थल थे, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसके बारे में भी अपन को पढ़ना जरूरी होती है। तो अपना जो पहला सब टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है राजस्थान की उत्पत्ति, कि राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। तो इसको जानने के लिए अपन को पहले पृथ्वी के बारे में जानना पड़ेगा। तो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पृथ्वी पहले एक गोला था, फिर उसके अंदर क्या हुआ कि दो डिवीज़न हुए, जिसमें से जो बड़ा वाला जो पार्ट था उसको अपन बोलते हैं जल, बड़ी जो जल राशि उसको जल वाला भाग बोलते हैं, जो कि करीबन 71% है। और जो स्थल वाला जो पार्ट है उसका जो करीबन परसेंटेज अपन देखते जाते हैं तो 29% है। अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि जो स्थल वाला पार्ट है इसके अंदर दो डिवीज़न हुए, मतलब इसके इस भूभाग के क्या हुए, दो भाग हुए। इस भूभाग में जो डिवीज़न हुए उससे दो भाग बने। एक जो पार्ट बना उसको अपन बोलते हैं अंगारा लैंड, और जो दूसरा जो पार्ट बना उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड जो कि उत्तर वाला जो पार्ट था, उत्तर वाला अपन लिख सकते हैं कि जो उत्तर वाला जो पार्ट था उसको अपन बोलते हैं अंगारा लैंड, और जो दक्षिण वाला पार्ट था उसको अपन बोलते हैं गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में जो जल राशि थी इस प्रकार से, उसको अपन बोलते हैं 33 सागर। सागर या 33C भी बोल सकते हैं इसको। फिर वैज्ञानिक ने क्या बताया कि अपन को ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इसके अनुसार अपने राजस्थान की उत्पत्ति कौन से वाले पार्ट से हुई, अपन को ये ध्यान रखना है। बाकी आपको बात जो ध्यान मैंने बताई वो सिर्फ नॉलेज के लिए बताई, लेकिन यदि एग्ज़ाम के अंदर यदि पूछा जाएगा कि जो राजस्थान है वो कौन से भूभाग का पार्ट है, तो अपना जो राजस्थान है वो एक तो गोंडवाना लैंड और दूसरा किसका 33 सागर का पार्ट है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। यदि अपन बात करते हैं कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो राजस्थान का निर्माण है मुख्यतः गोंडवाना लैंड और 33 सागर से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में मोस्टली यही पूछा जाता है। आप इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, जीटी, या एक गेम आता है GTA वॉइस सिटी, तो आपको पहले जीटी याद रखना है, जी और टी। जी से बन गया अपना कौन सा गोंडवाना लैंड, और टी से बन गया कौन सा अपना 33 सागर। इस प्रकार से आपको याद रखना है। गोंडवाना लैंड जो कि एक पथरीला पार्ट है, या अपन बोल सकते हैं कि हार्ड सरफेस वाला पार्ट है। इससे दो जो राजस्थान के दो जो मुख्य भौगोलिक पार्ट हैं वो उनका निर्माण हुआ, जैसे कि एक तो हुआ है अरावली और दूसरा जो हुआ है वो पठारी प्रदेश। या अपन इसको पूरा ऐसे नाम जाने तो जैसे अरावली पर्वतमाला या ऐसा लिख सकते हैं, और दूसरा है पूर्वी पठारी प्रदेश जो कि हाड़ौती पठार है उसको रिलेटेड करता है। और दूसरा अपना जो पार्ट आता है इसके अंदर 33 सागर, जो कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में स्थित था 33 सागर। और 33 सागर से क्या क्या बना हुआ है, तो एक तो बना हुआ अपना जो मरुस्थल है जिसको अपन क्या बोल सकते हैं थार का मरुस्थल भी कहते हैं, और दूसरा जो है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मैदान लिखा है, आपको समझना है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो किसका पार्ट है, तो 33 सागर का पार्ट है। यदि अपन भारत के संदर्भ में इसको देखना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो अरावली और जो पठारी प्रदेश है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार के भाग माने जाते हैं, और जो मरुस्थल और जो मैदान है वो उत्तर के विशाल, जो भारत का उत्तर का जो विशाल जो वाला पार्ट है उसके अंदर ये मरुस्थल और मैदानी वाले भाग उसके अंतर्गत आते हैं। और यदि अपन
इस प्रकार से यदि देखें कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ है, तो सबसे पहले अपने जो निर्माण हुआ है वो अरावली पर्वतमाला का हुआ है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला है जो सबसे पुरानी एकदम प्राचीनतम पर्वतमाला है। और जो नया जो पार्ट बना है वो कौन सा है, मैदानी भाग, या अपन बोल सकते हैं पूर्वी मैदानी भाग। तो यदि अभी एग्जाम के अंदर यदि पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम पार्ट कौन सा है, तो हो जाएगा अपना आंसर अरावली। उसके बाद में किसका निर्माण हुआ, तो उसके बाद में अपना निर्माण हुआ है पठारी प्रदेश का, और उसके बाद में मरुस्थल, और उसके बाद में मैदान। तो सबसे नवीनतम जो भूभाग है वो कौन सा है, मैदान, और सबसे पुराना है वो है अरावली। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर अपन बात करते हैं उसके नामकरण की, कि राजस्थान का नामकरण किस प्रकार से हुआ है। तो राजस्थान के नामकरण के लिए अलग अलग अपन को बहुत सारे लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा, शिलालेख भी पढ़ना पड़ेगा, और कुछ ग्रंथ भी हैं उसके बारे में भी अपन को जानना जरूरी होता है। तो इसके अंदर जैसे कि अपन देखते हैं कि इसका नाम अलग अलग जगह पर अपन को अलग अलग देखने को मिलता है। तो कहीं कहीं अपन को मरु प्रदेश, कहीं पे मरुवार, कहीं राजपूताना, कहीं रायथान, कहीं अपन को रजवाड़ा देखने को मिलता है। तो ये किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अपन पहले बात करते हैं कि जो कोई प्राचीनतम ग्रंथ है, जैसे कि ऋग्वेद और जैसे कि रामायण। रामायण के रचयिता थे अपने कौन से, वाल्मीकि, और उन्होंने उस रामायण के अंदर बताया इस वाले भूभाग को उन्होंने मरुकांतर कहा है, और ऋग्वेद के अंदर इसको ब्रह्मवर्त कहा गया है। फिर अपन बात करते हैं कि राजपूताना जो शब्द है वो किसने दिया। तो राजपूताना जो शब्द है वो 1800 शताब्दी में एक अंग्रेजी कमांडर था। ये जो कमांडर था वो मराठा शासक दौलतराम सिंधिया के वहाँ पर एक कमांडर था। जो मराठा शासक दौलतराम सिंधिया था वो ग्वालियर का शासक था, और वहाँ पे ये अपने जॉर्ज थॉमस वहाँ पे कमांडर थे। तो उन्होंने ग्वालियर के जो पश्चिम की तरफ जो भूभाग था उन्होंने उसको क्या बोला, राजपूताना बोला। और ये बात अपन को कैसे पता चलती या कौन सी बुक में पता चलती है, तो जॉर्ज थॉमस ने तो इसको मौखिक रूप से कहा था कि ये वाला जो भूभाग है उसको अपन राजपूताना कहते हैं। लेकिन यदि अपन स्पेशली एक बुक के अंदर इसको, कि कौन सी बुक के अंदर ये बात मेंशन की गई है, तो उस बुक का जो नाम है वो मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और ये जो बुक लिखी है उसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन जो थे वो जॉर्ज थॉमस के एक मित्र थे जो उनके हमेशा साथ में रहते थे। तो ये जो बात बोली गई थी राजपूताना वाली वो 1800 ईस्वी में बोली गई थी। लेकिन जब इस बुक का प्रकाशन हुआ 1805 में, और इसके जो लेखक थे विलियम फ्रैंकलिन, उसके अंदर ये मेंशन किया गया कि इस वाले भूभाग को जॉर्ज थॉमस राजपूताना कहते थे। फिर यदि एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आए कि राजपूताना किसने कहा था, सबसे पहले तो जॉर्ज थॉमस ने कहा था। कब कहा था, तो 1800 ईस्वी में कहा था। लेकिन ये पूछा जाए कि राजपूताना कौन सी बुक के अंदर अपन को देखने को मिलता है, तो अपन बुक का नाम बताएंगे मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और इसके लेखक थे विलियम फ्रैंकलिन। फिर अपन बात करते हैं किसी शिलालेख की। शिलालेख का मतलब आपको ऐसा तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। शिला का मतलब होता है कोई भी पत्थर, और पत्थर के ऊपर कोई भी लेख लिखा गया होता है उसको अपन बोलते हैं शिलालेख। और अपन यदि बात करते हैं कि सबसे प्राचीनतम ऐसा कौन सा शिलालेख है जहाँ अपन को राजस्थान शब्द देखने को मिलता है, तो वह था अपना बसंतगढ़ शिलालेख। और बसंतगढ़ शिलालेख था वो ये है कि ये जो सबसे प्राचीनतम शिलालेख है, और ये अपन को प्राप्त हुआ, ये मतलब जो शिलालेख है वो 625 ईस्वी का है। यदि इसको विक्रम संवत में देखें तो 682 ईस्वी का ये हो जाएगा। मतलब 625 के अंदर अपन को प्लस 57 जोड़ेंगे तो इसका विक्रम संवत आ जाएगा। तो ये जो शिलालेख है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये खिमेज माता मंदिर बसंतगढ़ जो सिरोही के अंदर है वहाँ पे ये शिलालेख लगा हुआ था। और उसके अंदर राजस्थान के लिए जो स्पेशल जो शब्द मेंशन किया गया था, यदि अपन ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ इस भूभाग के लिए किया गया था, क्योंकि राजस्थान के अंदर राजाओं का राज था, तो इसलिए किसी राजा ने इसको लगवाया होगा। तो इसमें इसके अंदर लिखा हुआ था राजस्थानी आदित्य, इसके अंदर इसका नाम बताया गया था। फिर अपन बात करते हैं कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, जिसके अंदर अपन को क्या दिखता है, राजस्थान नाम देखने को मिलता है। राजस्थान का स्पेशली मतलब ही होता है राजाओं का स्थान। तो इसके अंदर अपन पहले बात करते हैं जैसे
मूर्णोत नैन्सी की ख्यात, या कहीं कहीं अपन को देखने को मिलता है नैन्सी की ख्यात, जो कि 1665 ईस्वी के अंदर लिखी गई थी। और इनको जो लिखने वाले जो थे वो तो मूर्णोत नैन्सी, जिसको अपन राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। और ये जो थे वो मारवाड़ रियासत से रिलेटेड रखते थे। फिर एक दूसरा ग्रंथ आता है राजरूपक, उसके अंदर भी अपन को राजस्थान शब्द देखने को मिलता है, और इसके जो रचयिता थे वो थे वीर बाण रत्नू। फिर बात आती है तीसरे अपने कर्नल जेम्स टोड। ये तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, राजस्थान के इतिहास के जनक भी बोल सकते हैं। कर्नल जेम्स टोड एक अंग्रेजी अधिकारी थे, या अपन बोल सकते हैं एजीजी थे, जो कि सबसे पहले मेवाड़ के एजीजी रहे थे कर्नल जेम्स टोड। उन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत सारी स्टडीज़ की थी, या इनको अपन घोड़े वाले बाबा भी बोल सकते हैं। इनकी एक जो पुस्तक थी जिसका प्रकाशन 1829 में हुआ था, जिसका नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसके अंदर इन्होंने राजस्थान को रायथान रजवाड़ा या राजस्थान नाम से इसको बताया था। इस भूभाग को उन्होंने राजस्थान कहा था या रायथान कहा था। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कर्नल जेम्स टोड की कौन सी बुक के अंदर राजस्थान को रायथान कहा था। ये भी क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। उनकी जो बुक का नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्थिति एवं उसके विस्तार की। तो स्थिति को अपन दो प्रकार से देखेंगे, इसकी अक्षांशीय स्थिति और दूसरी अपने इसके अंदर देशांतर स्थिति। और फिर विस्तार के अंदर इसका क्षेत्रफल देखेंगे, जिसका क्षेत्रफल होगा उसकी कोई ना कोई क्या होगी, आकृति होगी, और आकृति होगी तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, सीमाएं भी होगी। सीमाओं के अंदर अपन अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों अपन सीमाओं के अंदर स्टडी करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं इसकी स्थिति के बारे में। तो यदि स्थिति के बारे में आपको बताने से पहले मैं एक और बात इसमें नामकरण में बताना चाहता हूँ कि इसके बाद में क्या हुआ कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, राजस्थान का एकीकरण के अंदर भी आपको पता है कि दूसरे चरण एक तो और छठे चरण में, तो दूसरे चरण के अंदर भी राजस्थान को क्या कहा गया, पूर्व राजस्थान संघ कहा गया था। और जो अपना जो छठा चरण था उसके अंदर सर्वसम्मति से इसका नाम क्या रख दिया गया था, राजस्थान रख दिया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को था। इस दिन अपन को इसको सर्वसम्मति से इसका नाम क्या रख दिया गया, राजस्थान रख दिया गया। फिर अपन बात करते हैं स्थिति के बारे में। तो अपन बात करेंगे पहले अक्षांशीय स्थिति के बारे में। तो अपन जैसे कि पृथ्वी को अपन इस प्रकार से एक गोले की तरह अपन मानते हैं, तो इसके अंदर आपको पता है कि एक 0 डिग्री अक्षांश होता है इस प्रकार से। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक तो अपन विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं, और दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं, और तीसरा इसका नाम आपको पता ही है 0 डिग्री अक्षांश। तो इसके संदर्भ में अभी पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि एक तो अपना क्या हो गया उत्तरी गोलार्ध, और एक जो नीचे वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दो प्रकार से ये बांटा गया है। तो अपना जो राजस्थान की जो स्थिति है, या अपन जो भारत की पहले स्थिति देखते हैं, तो भारत इसके अंदर कौन से भाग के अंदर आता है, तो भारत अपने आता है उत्तरी भाग के अंदर। तो यदि अपन यहाँ पर 0 डिग्री मानते हैं, तो ऐसे अपन ऊपर चलते जाए ऐसे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंगल तक पहुँच जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से ऊपर ऊपर जो भी है उसको अपन क्या बोल देंगे, उत्तरी अक्षांश। और इसके नीचे नीचे जो है 0 डिग्री अक्षांश के सब नीचे जो जितने भी डिग्रीज आ रही है उसको अपन बोल देंगे दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। उत्तरी अक्षांश में के अंदर अपना क्या आता है, भारत इसी के अंतर्गत आता है। और देशांतर के अंदर अपन देखते हैं तो जो खड़ी लाइन होती हैं, जो ग्लोब के अपन को काल्पनिक जो खड़ी लाइनें दिखाई देती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर जैसे अक्षांश है उसी की तरह क्या होती है, 0 डिग्री देशांतर होती है। और देशांतर इस बीच वाली लाइन को अपन क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, जिसके द्वारा अपन डेट एंड टाइम का अपन क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। और इसके भी दो पार्ट है, एक तो हो जाएगा अपना पश्चिमी गोलार्ध और एक हो जाएगा अपना कौन सा, पूर्वी गोलार्ध। तो यदि अपन भारत की स्थिति देखें, क्योंकि भारत के अंदर ही राजस्थान आएगा, तो
तो यदि भारत की स्थिति देखें तो वो किसके अंतर्गत आएगी, पूर्व के अंदर अपन को भारत देखने को मिलता है, मतलब इस जगह अपन को भारत देखने को मिलता है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि अक्षांशीय स्थिति के अंदर तो अपने आएगा उत्तर के गोलार्ध के अंदर, और देशांतर स्थिति के अंदर अपन ये जो राजस्थान है वो किसके अंदर आएगा, पूर्व की तरफ आएगा। तो और आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं तो इसकी स्थिति की बात और विश्व, भारत और एशिया के संदर्भ में करें तो किस प्रकार से अपन इसको बता सकते हैं। यदि विश्व की बात करें तो अब अपन बता सकते हैं कि विश्व के अंदर इसकी स्थिति कौन सी होगी। तो अब आप पता चल रहा है कि इस प्रकार से अपन यदि देखें तो विश्व के अंदर इसकी स्थिति होगी वो होंगी अपने उत्तर पूर्व। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं उत्तर पूर्व, क्योंकि आप इस ग्लोब के अंदर देख पा रहे हैं कि अक्षांश में ये उत्तर की तरफ है और देशांतर में ये है पूर्व की तरफ। तो अपन बोल सकते हैं कि उत्तर पूर्व विश्व के संदर्भ में यदि इसकी स्थिति देखें तो कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। यदि भारत के संदर्भ में देखें, यदि अपन भारत का ऐसा मैप बनाए इस प्रकार से, तो आपको पता है कि इस तरफ अपना क्या आता है, राजस्थान, और इसका इस प्रकार से फिर डिवीज़न करें तो कौन सी ये दिशा होती है, तो ये आपको पता ही है कि ये होती है अपने पश्चिम और ये होती है उत्तर। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में ये राजस्थान अपने स्थित है। तो और भारत के संदर्भ में अपन लिखेंगे तो अपन लिख सकते हैं उत्तर और पश्चिम। और एशिया के संदर्भ में यदि देखने जाए तो एशिया इस प्रकार से कुछ दिखाई देता है अपन। तो इस प्रकार से यदि देखे जाए तो राजस्थान की स्थिति इस तरफ, मतलब भारत की स्थिति इस तरफ है। तो ये जो होती है वो पश्चिम और ये होती है अपने दक्षिण की तरफ दिशा। तो अपन बोल सकते हैं कि दक्षिण और पश्चिम के अंदर क्या है, राजस्थान की स्थिति किसके संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में। कभी कभी क्या होता है कि जो संस्कृत की जो दिशाएं होती है वो भी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ये जो दिशा होती है वो आपको पता है उत्तर, ये जो होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व और ये होती है अपने पश्चिम। अब देखो कि जो उत्तर और पश्चिम के, जब उत्तर और पश्चिम की वाली जो दिशा है इसको अपन क्या बोलते हैं, वायव्य। तो अपन लिख सकते हैं कि भारत में ये स्थिति कौन सी होगी, तो ये होगी वायव्य स्थिति। यदि अपन विश्व के संदर्भ में यदि बात करें तो उत्तर और पूर्व, मतलब उत्तर और पूर्व, तो ये जो कौन जो होगा वो कौन सा होगा, ईशान। और एशिया के संदर्भ में यदि ये बात करें तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये नैऋत्य कोण। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि अपन एक साथ में भी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वायव्य कौन है, तो वायव्य में संदर्भ में अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर अपन भारत के संदर्भ में लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ईशान कौन, तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कौन सी रहेगी। और नैऋत्य मतलब एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या रहेगी। फिर अपन बात करते हैं आगे की तरफ इसके विस्तार की, और विस्तार के अंदर अपन इसके जो अक्षांश देशांतर और पूर्व और पश्चिम के अंदर जो देशांतर है इसके बारे में भी अपन जानेंगे। इसके जो उत्तरी जो बिंदु हैं उसके ऊपर कौन सा गांव है, कौन सी तहसील है, कौन सा जिला है उसके बारे में, और दक्षिण में है वो उसकी तहसील, गांव और स्थिति के बारे में जानेंगे। यदि अब हम उत्तर वाले पार्ट की तरफ बात करें तो ये जो स्थिति है, ये मैंने आपको यदि डायग्राम के अंदर बताया था इस प्रकार से कि ये है अक्षांश। तो अक्षांश के ऊपर की तरफ अपन है, तो अपन यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है। यदि अपन यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट करेंगे और टोटल अपन कहाँ से 90 तक जाएंगे। तो मैंने बताया कि भारत की स्थिति इस तरफ है, तो राजस्थान भी कहीं ना कहीं इस तरफ दिखेगा अपन को। तो अपन गिनना कहाँ से शुरू करते हैं, नीचे से, और कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ। और ये जो स्थिति है इसको अपन क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश। मैंने बताया था इस लाइन से ये जो विषुवत रेखा है इसके ऊपर ऊपर होगा अपन उत्तरी अक्षांश, इसके नीचे होता होगा उसको अपन दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। तो अपने राजस्थान के संदर्भ के लिए ये कौन सी जगह हो जाएंगी, उत्तरी अक्षांश। तो अपन नीचे से यदि स्टार्ट करें तो ये वाला जो बिंदु है इसको अपन बोलेंगे 23 डिग्री और 3 मिनट। कौन सा बोलेंगे, तो उत्तरी अक्षांश।
यदि ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर कि नीचे वाला जो पॉइंट है यदि कभी दक्षिण में नहीं आएगा, क्योंकि ये अपन क्या देख रहे हैं, इसकी अक्षांशीय विस्तार देख रहे हैं कि यदि अक्षांशीय विस्तार देखे तो ये किसके किसकी तरफ आ रहा है, तो उत्तर के साइड में आता है, तो अपन यहाँ बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। तो अपन यहाँ बोलेंगे 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर जो लास्ट वाला जो बिंदु है यहाँ पर यदि अपन पहुँचते हैं इसको, तो 30 डिग्री और 12 मिनट, ये भी क्या बोला जाएगा, तो उत्तरी अक्षांश। यदि अपन देशांतर की बात करें तो मैंने देशांतर में भी आपको बताया था कि अपन देशांतर के अंदर देखें तो ये 0 डिग्री देशांतर होता है और अपने राजस्थान की स्थिति है वो पूर्व की तरफ है और भारत की भी स्थिति भी क्या है, पूर्व की तरफ। तो अपन लिखेंगे तो तब क्या लिखेंगे, पूर्वी देशांतर। इसका मतलब ये हो कि इधर कहीं ना कहीं अपने क्या है 0 डिग्री देशांतर है और ये वाला जो बिंदु है यहाँ पर अपनी जो स्थिति होगी वो 69 डिग्री और 30 मिनट, और इसको अपन क्या लिखेंगे, तो पूर्वी देशांतर लिखेंगे। इसी प्रकार इसको आगे की तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ ये जो वाला बिंदु है राजस्थान का, ये करीबन होगा 78 डिग्री और 17 मिनट, और इसको भी अपन लिखेंगे पूर्वी देशांतर। यदि इनके ऊपर वाले बिंदु जो गंगानगर के अंदर रहता है, कोणा गांव के अंदर, और नीचे वाला जो बोराकुंड है, इसके मध्य की यदि अपन देखें कि यदि डिस्टेंस देखें कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो अपन बता सकते हैं कि इसकी जो टोटल जो उत्तर से लगाकर दक्षिण तक इसकी डिस्टेंस देखें तो वो होती है करीबन 826 किलोमीटर। मैं दूसरी पेन से आपको लिख के बता देता हूँ, करीबन होती है 826 किलोमीटर। और अपन देखते हैं कि पूर्व से लगाकर पश्चिम तक इसकी जो डिस्टेंस होती है किलोमीटर के अंदर वो होती है 869 किलोमीटर, ये इसकी पूरी डिस्टेंस है। फिर अपन बात करते हैं कि ऊपर की तरफ जो बिंदु है वहाँ पर कौन सा गांव है, एक तो अपन यहाँ पर गांव की बात करेंगे, फिर यहाँ पर कौन सी तहसील है वो, और यहाँ पर कौन सा जिला है, ये तीनों अपन बात यहाँ पर चारों बिंदु के लिए अपन करेंगे। यदि ऊपर की तरफ अपन बात करें तो गांव कौन सा है, तो गांव का नाम है अपने कोणा गांव, ठीक है। तहसील की बात करें तो यहाँ पर है अपने कौन सी गंगानगर तहसील, और जिले की अपन बात कर रहे हैं तो वैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है श्री गंगानगर। इसी प्रकार यदि अपन दक्षिण की तरफ बात करें, इसी प्रकार की यहाँ पर गांव कौन सा रहेगा, यहाँ पर तहसील कौन सी है और यहाँ पर जिला कौन सा है। तो गांव की यदि बात करें तो गांव यहाँ पर आएगा बोराकुंड। ऐसे अपन याद रख सकते हैं कि कुंड जो होता है वो हमेशा तल में होता है, तो तल के अंदर क्या है, एक तल के अंदर बात करना कुंड होता है, तो ऐसा याद रख सकते हैं बोरा कुंड। और यहाँ पर जो तहसील रहेगी वो कुशलगढ़ तहसील रहेगी, कुशलगढ़। और जिला तो आप देख ही रहे हैं डायग्राम के अंदर, बांसवाड़ा। इसी प्रकार यदि अपन पश्चिम की तरफ बात करें तो यहाँ पर भी अपन बात करेंगे कि यहाँ पर जो गांव है उसका नाम क्या है, यहाँ पर जो तहसील है उसका नाम क्या है, और यहाँ पर जो जिला है उसका नाम क्या है। यदि गांव की बात करें तो यहाँ जो गांव है वो उसका नाम है कटरा, और तहसील की बात करें तो यहाँ जो तहसील है वो सम, और जिला आपको दिखाई दे रहा है जैसलमेर। इसी प्रकार अपन इस पूर्व की तरफ जो लास्ट अंतिम बिंदु है वहाँ पर यदि गांव देखें, तहसील और जिला। गांव यदि बात करें तो इसका नाम है सिलाना, तहसील का नाम है राजाखेड़ा, और गांव जो है उसका नाम है धौलपुर। फिर अपन बात करते हैं इसके तरफ आगे की तरफ, और अब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, मतलब इसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो उसको निकालने के लिए अपन देखते हैं। यदि अपन देखें कि अक्षांशीय विस्तार, तो अपन सबसे ऊपर वाला जो बिंदु है उसका मान कितना है, 30.12, मतलब अपन बोल सकते हैं 30 डिग्री और 12 मिनट। तो 30 डिग्री और 12 मिनट, इसके अंदर से अपन नीचे वाला जो मान है वो 23 डिग्री और
मिनट, इसको यदि माइनस करते हैं तो आता है अपना आंसर, माइनस करके भी देख सकते हैं कि 7 डिग्री और 9 मिनट, ये इसका क्या है, डिस्टेंस है। अपन माइनस करके भी इसको निकाल सकते हैं। और फिर अपन बात करते हैं देशांतरीय विस्तार, तो यहाँ पर अपन बड़ी वैल्यू कौन सी है, 78.17, और पूर्वी देशांतर के अंदर देखते हैं तो क्या है, 69.30, और इसका जो मान आता है 8 डिग्री और 47 मिनट। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसके अंदर इसको माइनस करते हैं तो ये सही वैल्यू है कि मतलब 12 में से 3 गए तो 9 आ गए और 30 में से 23 गए तो 7 आ गए, लेकिन इसमें आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, जैसे कि 78.17 और 69.30। अब आप देखते हैं कि इसको इसके अंदर से माइनस करते हैं तो ये आंसर नहीं आता। ये ऐसा इसलिए आता है क्योंकि जो पीछे वाला जो मिनट वाला पार्ट होता है, ये तो डिग्री में होता है मिनट, तो इसके अंदर से ये कम अंक है तो इसके अंदर जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर 77 हो जाएगा और इसके अंदर क्या जुड़ जाएगा, 60 प्लस हो जाएगा। तो 60 प्लस 17 कितना हो गए, 7 और 77, मतलब करीबन यहाँ पर हो जाएगा वापस 77, और 77 में से 30 जाएंगे तो कितने, 7 और ये जगह 4, फिर ये पॉइंट ऐसे कैसे, और 77 में से 69 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 8, तो 8 डिग्री और 47 मिनट अपन बोल सकते हैं, ये रहेगा डिस्टेंस इसका। फिर अपन बात करते हैं कर्क रेखा। अब आपको पता है कि यदि अपन बात करते हैं कि ये नीचे वाला जो पार्ट, यदि अपन पूरी ग्लोब की भी बात करते हैं इस प्रकार से, तो आपको पता है कि 2 काल्पनिक रेखाएं जो कि भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे हैं। तो ऊपर वाली जो रेखा है जिसको अपन 23.5 डिग्री बोलते हैं, और नीचे वाली जो रेखा है उसको भी अपन क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री। नीचे वाली जो रेखा है उसको अपन बोलते हैं मकर रेखा, और ऊपर वाली जो रेखा है उसको अपन बोलते हैं कर्क रेखा। अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 23.3 डिग्री, और इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या हो रहेगा, मतलब 03 तो आ गया, ऐसे ऐसे 23.30 डिग्री, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं या 23.23 डिग्री भी लिख सकते हैं, जो कि क्या है, कर्क रेखा का मान। इसका मतलब ये थोड़ा सा इससे ऊपर की तरफ होगा, इस तरफ अपन बोल सकते हैं, इस तरफ रहेगा। तो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के कौन से वाले भाग से गुजरती है, तो अपन बोल सकते हैं कि कर्क रेखा है वो अपने दक्षिण वाले पार्ट से, राजस्थान के जो दक्षिण वाला पार्ट है उधर से ये गुजरती है। और दक्षिण वाले भाग में भी कौन से जिलों से, तो एक तो गुजरती है अपने बांसवाड़ा से, और दूसरा अपना जो जिला आता है वो डूंगरपुर। तो सबसे ज़्यादा कौन से जिले से गुजरती है, तो ये बांसवाड़ा से, और थोड़ा सा अपने डूंगरपुर के अंदर से भी ये निकलती है। और इसकी जो लंबाई है राजस्थान के अंदर, वो यदि अपन देखने जाए तो वो करीबन होती है 26 किलोमीटर लंबी ये होती है। फिर अपन बात करते हैं कि मध्य गांव की बात करते हैं। यदि अपन राजस्थान के इस प्रकार से यदि अपन देखें, अक्षांशीय और देशांतरीय जो रेखा है, इसको जिस मध्य बिंदु पर ये दोनों प्रतिच्छेद करती हैं उसको राजस्व विभाग के अनुसार, तो ये जो गांव है राजस्व विभाग के अनुसार उसका नाम है लापोलाई, और जो लापोलाई है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो है अपने नागौर के अंदर। और यदि अपन सैटेलाइट सर्वे के अनुसार यदि देखें इसका, तो वो अभी जो नाम है वो आ रहा है गगराना, और ये गगराना गांव है ये भी किसके अंदर स्थित है, तो ये भी नागौर के अंदर स्थित है। अब अपन नेक्स्ट यदि बात करते हैं समय अंतराल की बात, कि जैसे कि राजस्थान, अब समय अंतराल अपन जो मापा जाता है वो अपन देशांतरीय लाइन के द्वारा मापा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी का जो घूर्णन है, जो अपने अक्ष के ऊपर जो घूर्णन करती है, वो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं पप्पू के फॉर्म में, कि पश्चिम से पूर्व की तरफ ये क्या करती है, घूर्णन करती है। और सूर्य का जो उदय होता है वो किस तरफ होता है, पूर्व की दिशा के अंदर। यदि अपन राजस्थान की यदि बात करें तो पूर्व दिशा के अंदर अपन कौन सा जिला दिखाई देता है, तो धौलपुर दिखाई देता है। अब धौलपुर से यहाँ से लगाकर अपन यदि जैसलमेर के अंतिम बिंदु कटरा तक, इसके बीच में कितना समय अंतराल रहेगा, इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। वो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ,
यदि अपन देशांतर की बात करें, देशांतर की 1 डिग्री देशांतर यदि अपन माने तो ये करीबन होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट जो होता है वो क्या होता है 4 सेकंड के बराबर होता है। और टोटल इसका अपन यदि बीच का जो अंतराल देखते हैं तो वो देशांतर जो अंतराल होता है, मतलब कि पूर्व से पश्चिम के बीच का जो देशांतर यदि अपन ने निकाला था तो ये कितना था 8.47। देशांतरीय जो विस्तार है वो कितना है 8.47। यदि अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करके, तो करीबन ये जो टाइम आता है, मध्य समय अंतराल आता है, मध्य समय अंतराल वो आता है अपने 35 मिनट और 8 सेकंड का ये समय आता है। और ऐसे अपन बता सकते हैं कि पहला जो सूर्य उदय होगा वो किसके अंदर होगा, धौलपुर के अंदर। और सूर्य जो जहाँ पे पहले उदय होगा वहाँ पे अस्त भी कहाँ होगा, तो धौलपुर के अंदर। तो अपन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पे होगा, तो धौलपुर के अंदर, और सबसे पहले अस्त कहाँ होगा, तो धौलपुर के अंदर। और जैसे कि सूर्य उदय, जैसे कि 6 बजे यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है। और तो यदि क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसलमेर में ये सूर्य उदय कब दिखाई देगा, तो अपन इसके अंदर ये 35 मिनट और 8 सेकंड इसके अंदर जोड़ देंगे, मतलब 35 मिनट और 8 सेकंड के बाद क्या होगा, सूर्य जैसलमेर के अंदर दिखाई देगा। तो आज का सेशन अपना यही था। धन्यवाद। आगे इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।